हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को ठंडे फर्श पर औंधे मुंह गिरा हुआ पाया था। उसने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, मगर उस लम्हे उसे ये एहसास हुआ कि वो अपने हाथ हिलाने से भी कासिर है। उसके हाथ उसकी पुश्त पर सख्ती से बंधे हुए थे। वो बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी थी, मगर उसकी आंखें अंधेरे में कुछ भी देखने से बिल्कुल ही कासिर थीं। उसके हवास जब ज़रा बहाल हुए तो उसने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाईं, मगर इस अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। डर और खौफ से उसकी सुनहरी आंखों से आंसू रवा हो गए। वो नहीं जानती थी कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची है। उसे बस इतना याद था कि वो घर वापस जाने के लिए यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने अपने हाथ खोलने की कोशिश की, मगर जिस किसी ने भी उसके हाथ बांधे थे बहुत ही सख्ती के साथ बांधे थे। उस वक्त उसने खुद को बेहद बेबस और तन्हा महसूस किया था। उस अंधेरे में उसके पास चीखने चिल्लाने के सिवा और कोई भी रास्ता नहीं था। वो बुरी तरह से चीखने लगी, किसी को मदद के लिए पुकारने लगी, मगर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था जो उसकी मदद को आता। उसे अपने अम्मी अब्बू का ख्याल आने लगा था। जाने उसे यहाँ ऐसे बंधे हुए कितना वक्त गुजर गया था। उसके पास वक्त का कोई हिसाब नहीं था। अम्मी अब्बू का ख्याल आते ही वो एक बार फिर से रोना शुरू हो गई। इसी असना में दरवाजे पर उसे कोई आहट सुनाई दी। वो अपना रोना भूलकर दरवाजे की सिमत देखने लगी। उस कैद खाने से निकलने के लिए कोई उम्मीद उसके हाथ आने लगी थी, मगर वो नहीं जानती थी कि उस कमरे में आने वाला कौन है। वो अपने होशो हवास मुज्तमा करके दरवाजे की सिमत देखने लगी। कमरे में आने वाले शख्स ने पहले तो उस अंधेरे में देखने की कोशिश की, मगर जब वो इस अंधेरे में देखने से नाकाम हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर कमरे की रोशनियां जला दी। यकदम ही कमरा रोशनी से नहा गया। इतनी देर तक अंधेरे में रहने की वजह से उसकी आंखें उस अंधेरे की आदी हो गई थी, इसलिए इतनी तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभी तो उसने अपनी आंखें मीच लीं। मगर फिर घबराहट के मारे आंखें खोलकर सामने देखा तो सामने नजर आने वाले शख्स को देखकर वो पत्थर हो गई थी। उसकी सांसें थम सी गई थीं। उसकी आंखों में बेयकीनी वाज़ेहा थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स उसके साथ ये सब करेगा। और फिर हैरत की जगह उसकी आंखों में खौफ ने ले ली थी। खौफ से उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ चुका था, और ये बात मुकाबिल ने बहुत शिद्दत से महसूस की थी। वो हरगिज़ भी उसे खौफज़दा नहीं करना चाहता था, मगर इसके सिवा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो अपने लालच में अंधा हो गया था और उसे मोहब्बत का नाम दे रहा था। उसी वक्त जो उसे सही लगा उसने वही किया, मगर ये जाने बगैर कि उसका एक कदम उसे सारे ज़माने में रुस्वा कर सकता है। अगर उसे इस बात का एहसास होता तो वो कभी भी ये कदम नहीं उठाता। वो खामोश नज़रों से उसे देख रहा था और फिर उसके आगे बढ़कर उसके हाथ खोल दिए, मगर वो अब भी पत्थर की मूरत बनी उसे देख रही थी। उसने इसके हाथों की जानिब देखा तो इसके हाथों पर सख्त निशान बन चुके थे। उसके दिल को किसी ने मुट्ठी में ले लिया। ऐसा तो हरगिज़ नहीं चाहा था कि वो अपनी मोहब्बत को यूं अपने हाथों से तकलीफ पहुंचाए। तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? उसने टूटे हुए लहजे में पूछा। उसकी आवाज़ से बेयकीनी साफ झलक रही थी। मैं ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया था। मैं तुम्हें नहीं खो सकता था। मैंने कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, इसी वजह से मैंने ये कदम उठाया। उसने अपनी आंखें नीची करते हुए इसे वजाहत दी, मगर ये वजाहत हरगिज़ भी उसके दिए हुए ज़ख्म का मदावा नहीं कर सकती थी। तुम जानते हो अब मेरे माँ बाप पर क्या गुजरेगी? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझ पर कितनी उंगलियां उठाई जाएंगी? मैं बदनाम हो जाऊंगी। ये सब कहते हुए उसकी आवाज़ रंध गई थी। वो चीखना चाहती थी मगर नाकाम रही। उसकी आवाज़ भी उसका साथ नहीं दे रही थी। बेबसी क्या होती है उसे आज ये बात समझ आ रही थी। प्लीज़
मुझे मेरे घर जाने दो, मुझ पर ये जुल्म मत करो। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वो सिर्फ उससे इल्तिजा ही कर सकती थी। वो कुछ लम्हों तक ज़ब्त से उसे देखता था। उसके आंसू इसके दिल पर गिर रहे थे। वो चाहे जितना बड़ा जालिम और बिगड़ा हुआ सही, मगर अपनी मोहब्बत के साथ जुल्म नहीं कर सकता था। और फिर उसने उसे वहां से जाने के लिए रास्ता दे दिया। वो उसके सामने से हट गया। वो सरहद से वहां से निकलने लगी। इसी असना में उसके कानों में मुकाबिल की आवाज़ गूंजी, मुझे आज एहसास हो रहा है, मैं तुमसे मोहब्बत करता था, मगर अपने लालच के हाथों मजबूर होकर तुम्हें शायद खो चुका हूं। उसकी बात सुनकर वो तेजी से वहां से निकल गई। उसे अपने घर जाना था, अपने बाबा के पास जाना था। जाने उन पर क्या गुजर रही होगी, यही सोच सोच कर उसका दिल फटा जा रहा था। सूरज की किरणों ने उस मुतवस्सित तबके के इलाके के घरों का रुख किया तो वहां जिंदगी पूरी तरह से बेदार हो गई थी। घरों के आंगन से तरह तरह की बोलियों की आवाज़ें आने लगीं। किसी को स्कूल जाने से देर हो रही थी तो कोई काम पर जाने से लेट हो रहा था। हर घर में एक अलग ही कहानी थी और सबके लिए उनकी कहानी बहुत ही पेचीदा थी, क्योंकि इन घरों के मसाइल जानना जितना आसान था उतना ही मुश्किल यहाँ की ज़िंदगी गुजारना था। ऐसे में उस एक मंजिला सफ़ेद दरवाजे वाले घर में भी जिंदगी बेदार हो गई थी। वो आज सुबह सवेरे ही उठकर बैठ गई थी, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी में फॉर्म जमा करवाने का आखिरी दिन था और वो अब तक अपना फॉर्म जमा नहीं करवा सकी थी और उसके जिम्मेदार उसके अब्बू थे। वो सुबह से ही उठकर परेशान हाल सी बैठी। अब्बू से बात करने की उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। नूर बेटा, अपने अब्बू को नाश्ता बना दो। वो जो अपने ही ख्यालों में बैठी हुई थी, अम्मी की आवाज़ सुनकर चौंक गई और बूझे दिल के साथ अपनी जगह से उठ गई। आज उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने अब्बू से सारी बातें करके ही रहेगी। इसी वजह से जब वो नाश्ता बनाकर उनके सामने आई तो उसके अब्बू अखबार पढ़ने में मशगूल थे। उसने नाश्ते की ट्रे लाकर उनके सामने रख दी। हसन साहब ने अखबार से नज़रें हटाकर एक नज़र अपनी बेटी की जानिब देखा, जो बहुत दिनों से उन्हें बुझी बुझी दिखाई दे रही थी, और वजह भी वो अच्छे से जानते थे। इसी वजह से काफ़ी दिनों से वो नूर का बुझा हुआ चेहरा नज़रअंदाज कर रहे थे, मगर आज तो उसकी आंखें भी सूजी हुई थी, यूं जैसे वो देर तक रोती रही हो। उसकी सूजी हुई आंखें देखकर हसन साहब का दिल पिघल गया। उन्होंने नूर का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बिठा लिया। नूर, जो उनसे नज़रें चुरा रही थी, उसने नज़रें उठाकर अपने अब्बू की जानिब देखा। हसन साहब ने प्यार से नूर से पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? नूर ने शिकायती नज़रों से उनकी जानिब देखा और जाने कब के रुके हुए आंसू फिर से आंखों से बहने लगे थे। हसन साहब कुछ देर तक खामोशी से उसे यूं रोता हुआ देखने लगे। जब वो रोकर खामोश हो गई और उसका दिल हल्का हो गया तो वो आंसू पोंछकर वहां से उठने लगी। नूर, तैयार हो जाओ, हम तुम्हारा दाखिला करवाने यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। हसन साहब ने यह कहकर अपने सामने दोबारा से अखबार फैला लिया था। नूर ने बेयकीनी से अपने अब्बू की जानिब देखा और फिर खुशी के मारे जल्दी से अपने कमरे में तैयार होने चली गई, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हसन साहब उसके दाखिले के लिए माने थे। इसीलिए अब वो जाने में बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहती थी। हसन साहब हरगिज़ भी उसे ज़्यादा पढ़ाने के हक में नहीं थे। बड़ी मुश्किल से पहले ही उन्होंने उसे कॉलेज में जाने की इजाज़त दी थी और अब कॉलेज में अच्छे नंबर लेने के बाद नूर ने ज़िद लगा ली थी कि अब वो यूनिवर्सिटी जाएगी, जबकि हसन साहब उसे यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने नूर को साफ मना कर दिया, मगर नूर ने भी ज़िद लगा ली कि वो यूनिवर्सिटी जाएगी। मगर जब उसने हसन साहब का इनकार सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई और ख़ुद को कमरे तक महदूद कर लिया। हसन साहब चूंकि अपनी इकलौती साहबजादी से बेहद मोहब्बत करते थे, इसीलिए उसे मज़ीद यूं उदास नहीं देख सके। इसी वजह से वो उसका दाखिला यूनिवर्सिटी में करवाने के लिए राज़ी हो गए।
मगर उनका दिल परेशान था। वो दिल से राजी नहीं थे कि उनकी इकलौती बेटी यूनिवर्सिटी जाए, क्योंकि वो हर हालत में उसकी हिफाजत करना चाहते थे और उसे खुद से दूर हरगिज भी नहीं करना चाहते थे। मगर नूर की जिद के सामने उन्हें हथियार डालने ही पड़े। हसन साहब भी नाश्ता करने के बाद तैयार हो गए। इतनी देर में नूर भी तैयार हो गई। उसने अपनी अम्मी जीनत बेगम को भी बता दिया था कि अब्बू उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाने के लिए राजी हो गए हैं। ये बात सुनकर उनकी बेगम भी खुश हो गई थी, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की थी कि किसी तरह से हसन साहब नूर को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए राज़ी हो जाएं। और अब आखिरकार हसन साहब उसे यूनिवर्सिटी भेजने के लिए राज़ी हो जाएंगे। नूर शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी थी। उसे पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था और उसे अपने शौक जो पूरा करने के लिए वो हमेशा से ही अच्छे नंबरों से पास होती रही थी और कॉलेज में भी उसने बहुत अच्छे नंबर लिए थे। जब भी उसे यूनिवर्सिटी में आसानी से दाखिला मिल गया, नूर बहुत खुश थी कि अब उसके सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। वो पढ़ लिख कर कोई मुकाम हासिल करना चाहती थी और अपने अब्बू का सहारा बनना चाहती थी, और अब वो अपने ख्वाबों के एक कदम मज़ीद नज़दीक आ गई थी। 9 बजे वो खुशी से हसन साहब के साथ यूनिवर्सिटी में गई और आसानी से उसका दाखिला हो गया। घर वापस आते हुए वो बहुत खुश थी। आज उसे अपने अब्बू पर बेइंतहा लाड आ रहा था। वो बचपन से लेकर अब तक उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते आए थे और अब भी उन्होंने उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी थी, जब ही वो आज बेइंतहा खुश थी। अगले दिन से ही नूर यूनिवर्सिटी जाना शुरू हो गई, लेकिन यूनिवर्सिटी जाने से पहले जीनत बेगम ने बहुत अच्छे से नूर को उसकी हदूद और क़ुयूद के बारे में समझा दिया था और नूर भी अच्छी तरह से अपनी हदूद को समझती थी। जब भी उसके गेट से निकलते ही जीनत बेगम को ये इत्मीनान दिला दिया कि उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिसकी वजह से उसके अम्मी अब्बू को कोई भी परेशानी उठानी पड़े। शोख हो चंचल सी नूर यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हुई तो जीनत बेगम ने चुपके से उसकी नज़र उतारी थी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर नूर अपनी क्लास की तलाश में फिर रही थी, मगर उसे कोई भी सही रास्ता नहीं बता रहा था। आखिर में उसे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो जान गई थी कि सीनियर्स उसके साथ ये सब जानबूझ कर रहे हैं। आखिर में उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बड़ी मुश्किल से वो अपनी क्लास तक पहुंची तो उसने सुकून का सांस लिया। वो पहले ही दिन बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उसके कॉलेज की बात अलग थी और अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अकेले आना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। मगर फिर भी जैसे तैसे करके वो अपनी क्लास में पहुंच चुकी थी। छुट्टी होने के बाद अब्बू उसे यूनिवर्सिटी से लेने आ गए थे। वो बहुत खुशी से उन्हें आज के गुजरे हुए दिन के बारे में बता रही थी। हसन साहब भी उसे खुश होकर देख रहे थे। वो बस अपनी बेटी की खुशी चाहते थे और उनकी बेटी बहुत खुश थी। हसन साहब ने नूर को बहुत ही नाजो नाम से पाला था। उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी, क्योंकि वो उनकी इकलौती औलाद थी। इसीलिए वो उसे कभी भी उदास नहीं देख सकते थे। नूर चूंकि हसन साहब की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उन्होंने उसकी शादी के लिए भी बहुत से ख्वाब सजाए हुए थे। नूर की दादी ने उसका रिश्ता बचपन में ही कर दिया था, जिसकी खबर नूर को बिल्कुल भी नहीं थी। हसन साहब का मानना था कि बचपन से ही नूर को इस बात से आगाह नहीं करेंगे। जब सही वक्त आएगा तो वो खुद नूर को सब कुछ बता देंगे। इस वजह से नूर को ये बात मालूम नहीं थी, जबकि जीनत बेगम इस रिश्ते के खिलाफ थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि नूर का रिश्ता उसके बचपन में ही तय कर दिया जाए। मगर नूर की दादी के सामने किसी की भी नहीं चलती थी। इसी वजह से उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि इन्होंने हसन साहब को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि यूं नूर का रिश्ता उसके बचपन में तय मत करें, जब सही वक्त आ जाएगा तो देखा जाएगा। मगर हसन साहब अपनी माँ के सामने कुछ कह नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने जीनत बेगम को ही समझा बुझाकर खामोश करवा दिया। ये जीनत बेगम की ही ख्वाहिश थी कि अभी नूर को इस बारे में कुछ नहीं बताया जाए।
जब सही वक्त आएगा तो वो खुद ही नूर को बता देंगी। माज नूर की पुप्पो का बेटा था, जिसके साथ नूर की बात उसके बचपन से तय थी, मगर वो नूर को एक आंख नहीं भाता था। नूर की पुप्पो काफ़ी साल पहले बेवा हो चुकी थी और सालों से वो इसी घर में रहती थी। हालांकि सब लोगों ने उन पर बहुत जोर दिया था कि वो दूसरी शादी कर लें, मगर वो अपने इकलौते बेटे से बेहद मोहब्बत करती थी। वो किसी भी कीमत पर दूसरी शादी करने के लिए राज़ी नहीं हुई। हसन साहब उनके भाई थे, इसी वजह से वो इसी घर में रहती थी। नूर की दादी ने भी यही सोचकर ये रिश्ता तय किया था कि इस तरह से उनकी बेवा बेटी के सर पर हमेशा छत मौजूद रहेगी, मगर वो नहीं जानती थी कि वो नूर के साथ गलत कर रही हैं। बचपन में तो माज एक सुलझा हुआ लड़का था, मगर माँ के लाड प्यार की वजह से बिगड़ता ही चला गया। हसन साहब उसे कुछ कहने या समझाने की कोशिश करते तो उनकी बहन फौरन ही अपने बेटे की तरफदारी करती थी। उन्हें मामू का अपने इकलौते बेटे को यूं डांटना बहुत ही बुरा लगता था। हालांकि उस वक्त वो ये नहीं समझ रही थी कि वो उसके भले के लिए ही उसे डांट रही हैं। वो ये समझती थी कि उनके बेटे का बाप नहीं है तो सब लोग उसे डांटते हैं, मगर उन्हें अपने बेटे की हरकतें दिखाई नहीं देती थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई से भी गाफिल हो गया था, जबकि हसन साहब चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कोई आला मुकाम हासिल करे, क्योंकि मास के मुस्तकबिल के साथ उनकी बेटी की ज़िंदगी जुड़ी हुई थी। मगर वो अपनी माँ की शय पर बिगड़ता चला गया, यहाँ तक कि वो घर से कॉलेज का कहकर निकलता और सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने में गुजार देता। हसन साहब अपनी बहन को समझा समझा कर थक चुके थे, मगर उन्हें अपने बेटे की कोई गलती नज़र ही नहीं आती थी। यहाँ तक तो ठीक था, मगर अब माज ने पूरी पूरी रात घर से बाहर रहना भी शुरू कर दिया, और इस बात पर हसन साहब ने माज को डांटा तो हमेशा की तरह पुप्पो ने उसकी तरफदारी की। हसन साहब समझ चुके थे कि उनका भांजा बिगड़ चुका है, क्योंकि ना ही उसका ध्यान अपनी पढ़ाई की जानिब था और ना ही उसे अपने मुस्तकबिल की कुछ फिक्र थी। और अब तो हसन साहब भी समझा समझा कर थक चुके थे, मगर उनकी बहन समझती थी कि सब लोग उसके बेटे के दुश्मन बन चुके हैं। अब यूनिवर्सिटी जाते हुए नूर को कुछ ही अरसा हुआ था। इस अरसे में नूर की एक बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई। वो दोनों सारा दिन एक साथ रहती थी। नूर हम वक्त अपने गिर्द एक बड़ी सी शॉल लपेटे रखती थी, क्योंकि नूर की अम्मी ने उसे पहले ही समझा दिया था कि वो यूनिवर्सिटी जाकर भी अपनी तहजीब को नहीं भूलेगी, क्योंकि नूर का ताल्लुक एक मजहबी घराने से था। इसी वजह से नूर को अपनी ये चादर बहुत अजीज थी। इसमें वो खुद को महफूज तसव्वुर करती थी। वो भी एक मामूल का दिन था। नूर की दोस्त आज यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। नूर क्लास लेने के बाद यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में जाकर बैठ गई। आज उसका दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था, मगर उस वक्त वो नहीं जानती थी कि वो दो नज़रों के हिसार में मौजूद है। ये नज़रें काफ़ी दिन से उसका पीछा कर रही थीं। नूर अपने ही ख्यालों में मगन वहाँ बैठी रही। कुछ देर बाद उसने नज़र उठाकर देखा तो उसके सामने एक गैर शनासा चेहरा मौजूद था। नूर ने नासमझी से उसकी जानिब देखा, मगर मुकाबिल पर क्यों कोई सहर तारी हो गया था। वो बेखुदी की कैफियत में नूर को देख रहा था। इतना मुकम्मल हुस्न उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। वो हाजिम अंसारी था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा और बेतहाशा दौलत और जायदाद का मालिक। उसके गिर्द लड़कियां हर वक्त रहती थीं और उसकी एक नज़र पाने के लिए कोशा रहती थी, मगर वो सदा का मगरूर शहजादा किसी की तरफ नज़र भर के भी नहीं देखता था। मगर जाने क्यों उसने जब से नूर को देखा था उस पर अपना दिल हार बैठा था। उसने पहली बार नूर को इसी ग्राउंड में देखा था, जहां वो अपनी दोस्त के साथ बैठी किसी बात पर हंस रही थी, और नूर की उस हंसी ने इस अमीर शहजादे को अपना दीवाना कर दिया। जब से वो हमा वक्त नूर की तलाश में रहने लगा था, मगर उसे नूर कभी भी तन्हा दिखाई नहीं दी, और आज किस्मत से उसे वो वहां अकेली बैठी हुई दिखाई दी, तो वो बिना सोचे समझे ही उसकी तरफ आ गया। नूर को उसकी नज़रें कुछ अजीब सी लगी थी,
वो वहां से उठकर जाना चाहती थी, मगर वो उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। नूर ने अपनी भारी पलकें उठाकर उसकी जानिब सवालिया नजरों से देखा। हाजिम तो नूर का नाम भी नहीं जानता था, इसीलिए हाजिम ने कुछ झिझकते हुए नूर से पूछा कि आपका नाम क्या है। नूर ने अचंभे से उसकी जानिब देखा और धीमी आवाज में कुछ नासमझी से उसे अपना नाम बताया। इसका नाम सुनकर हाजिम के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने नूर की जानिब झुकते हुए उससे कहा कि आपका नाम आप ही की तरह है, बेहद खूबसूरत। उसकी बात सुनकर नूर के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि वो किसी अजनबी के मुंह से इस बात की तवक्को बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। नूर ने वहां से जाना चाहा, मगर हाजिम एक बार फिर उसके सामने आ गया। उसने फैसला कर लिया था कि वो आज नूर से अपने दिल की बात कहकर ही रहेगा। अब की बार नूर के माथे पर त्योरियां चढ़ गईं और वो गुस्से से खड़े हाजिम को देखने लगी। मैं आपको काफ़ी दिन से देख रहा हूँ। आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मगर जब से आपको देखा है मैं आपके ख्यालों में ही रहने लगा हूँ। मैं नहीं जानता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मगर मैं शायद आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। हाजिम नूर के चेहरे पर नजरें जमाए उससे अपने दिल की बात कह रहा था, जबकि नूर की सांसें थम सी गई थीं। वो हैरत से आंखें फाड़े अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी, जिसे वो अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही थी। एक अजनबी शख्स का यूं उससे इजहार मोहब्बत करना उसके लिए बहुत अजीब सी बात थी। उसने घबराकर अपने इर्द गिर्द देखा, मगर कोई भी उन दोनों की जानिब मुतवज्जो नहीं था। नूर के माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही सी बूंदें नमूदार हो गई, जो हाजिम ही आंखों से छुपी नहीं रह सकी। उसे यूं घबराया देखकर हाजिम भी परेशान हो गया। देखें नूर, मैंने बस आपसे अपने जज्बात का इजहार किया है। इसमें इतना घबराने की और परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आप सोच समझकर मुझे जवाब दीजिएगा, मगर मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि मैं आपके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है कि आपका जवाब हाँ में होगा। ये कहकर हाजिम वहाँ से पलटकर जा चुका था, जबकि नूर पत्थर की मूरत बनी वहीं खड़ी रह गई। उसके पांव बिल्कुल ही शल हो चुके थे। उसे लग रहा था कि अगर वो मजीद कुछ देर वहाँ खड़ी रही तो यहीं गिर जाएगी। वो वहीं घास पर बैठ गई, मगर ग्राउंड की नरम और मुलायम घास भी उसे बुरी तरह से काट रही थी। उसे लग रहा था कहीं हर कोई उसे देख रहा है, जबकि कोई भी उसकी जानिब मुतवज्जो नहीं था। डर के मारे उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, यहाँ तक कि उसे अपनी धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा तो उसका हाथ भी लरज रहा था। वो वहीं अपना सर थाम कर बैठ गई। उस वक्त वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। उसका जहन बिल्कुल ही माऊफ हो चुका था। उस दिन के बाद से हाजिम कई बार नूर से बात करने की कोशिश कर चुका था, मगर नूर उसे देखते ही चेहरा मोड़ लिया करती और उसकी बात का कोई जवाब ना देती थी। हाजिम भी उस पत्थर के बुत से सर टकरा टकरा कर थक चुका था, मगर उसमें दरार ही नहीं पड़ रही थी। नूर को लग रहा था कि अगर वो हाजिम के साथ ये रवैया अख्तियार करेगी तो हाजिम खुद ही उससे मायूस होकर लौट जाएगा। मगर हाजिम की मोहब्बत सच्ची थी। वो इतनी जल्दी अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। जब भी वो हर कीमत पर नूर की रजामंदी जानना चाहता था। दूसरी जानिब नूर को अपने अब्बू का डर था। वो किसी भी कीमत पर उनका सर नहीं झुकाना चाहती थी। पहले ही बहुत मुश्किलों से उसे यूनिवर्सिटी आने की इजाज़त मिली थी और वो ये सब करके उनके सारे खदशों को सही साबित नहीं करना चाहती थी। जब भी उसने हाजिम को कोई आसरा नहीं दिया। जब हाजिम ने देखा कि नूर उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही और ना ही उसकी किसी बात का जवाब देती है, तो उसने फैसला कर लिया कि वो अपने घर वालों को नूर के घर भेजेगा ताकि नूर जल्द अज जल्द उसकी हो जाए। नूर के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि हाजिम कोई ऐसा कदम भी उठाएगा। नूर यही समझ रही थी कि जब वो हाजिम को नज़रअंदाज करेगी
तो वो भी थक हार कर अपना रास्ता बदल लेगा, मगर ये उसकी खाम ख्याली साबित हुई थी। उस दिन वो यूनिवर्सिटी से थकी हारी घर पहुंची तो उसे ड्राइंग रूम से मेहमानों की आवाज़ सुनाई दी। पुप्पो उस वक्त किचन में ही खड़ी थी। उसने पानी पीते हुए पुप्पो से पूछा कि पुप्पो, इस वक्त घर में कौन आया है? उसकी पुप्पो ने एक कटीली नज़र उस पर डाली और उससे कहा कि जो कुछ तुम यूनिवर्सिटी में करती हो, आज वो हमारे सामने आ गया है। ये कहकर पुप्पो ने उसकी जानिब से चेहरा फेर लिया। उसने नासमझी से अपनी पुप्पो की जानिब देखा। वो कुछ भी नहीं समझ पाई और फिर यकदम ही उसके जहन में झमाका सा हुआ था। वो अपनी किताबें वहीं फेंककर ड्राइंग रूम की जानिब गई और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो कमरे में हौलनाक खामोशी छाई हुई थी। सामने ही हाजिम अपनी अम्मी और 2 बहनों समेत बैठा था। हाजिम अपनी अम्मी को लेकर नूर के घर उसका रिश्ता लेने आया था। हसन साहब ने खूनख्वार नज़रों से नूर की जानिब देखा। दूसरी जानिब जीनत बेगम भी नूर को गौर से घूर रही थी। नूर खड़ी हाजिम को देख रही थी। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हाजिम उसका रिश्ता लेकर उसके घर पहुंच जाएगा। नूर को इस वक्त कमरे में छाई खामोशी अपने अंदर उतरती हुई महसूस हुई। खामोशी को चीरती हुई हसन साहब की आवाज़ कमरे में गूंजी, हमने बचपन में ही नूर का रिश्ता इसकी पुप्पो के बेटे माज से तय कर दिया है। इस वजह से हम लोग आप लोगों का रिश्ता कबूल नहीं कर सकते। मैं अपनी बेटी नूर की शादी अपने भांजे से ही करूँगा। आप लोगों को यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसके लिए माजरत चाहता हूँ। हसन साहब ने बहुत ही कहे तुले अंदाज में उन्हें सच्चाई बता दी थी और साथ ही रिश्ते से माजरत भी कर ली थी। पहले ही नूर इस सदमे में थी कि हाजिम उसका रिश्ता लेकर उसके घर पहुंच गया है और आज उसे माज के साथ अपने रिश्ते की बाबत मालूम हो गया था। नूर पर सख्ता तारी हो गया। वहीं दूसरी जानिब हाजिम ने अपनी मुट्ठियां जब्त से भींच लीं। हाजिम का बस नहीं चल रहा था कि वो उठकर सब कुछ तहहो बाला कर दे, मगर वो खुद पर जब्त किए बैठा रहा। हाजिम की अम्मी भी अपनी जगह शर्मिंदा सी हो गई थी। बेटे की मोहब्बत में शायद वो यहाँ तक तो आ गई थी, मगर उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ये सब सहना पड़ेगा। कमरे के माहौल में अजीब सी सर्द महरी छाई हुई थी। वहीं पुप्पो के चेहरे पर एक सुकून सा फैल गया था। भाई साहब, नूर आपकी बेटी है। आप यकीनन उसके बारे में कुछ अच्छा ही सोचेंगे, मगर मेरा बेटा भी लाखों में एक है और सबसे बढ़कर वो आपकी बेटी को पसंद करता है। आपकी बेटी हमारे घर में हमेशा खुश रहेगी। आप एक बार ज़रूर इस रिश्ते के बारे में सोचिएगा। हाजिम की अम्मी अपनी बात मुकम्मल करके अपनी जगह से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। साथ ही उन्होंने हाजिम को भी आंखों से इशारा कर दिया था कि वो भी अब अपनी जगह से खड़ा हो जाए। हाजिम बुझे दिल के साथ खड़ा हो गया। उसे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आकर उसे ये सब कुछ सहना पड़ेगा। हाजिम की अम्मी और बहनें उसके कमरे से बाहर जा चुकी थीं। हाजिम ने बाहर जाते हुए शिकायती नज़रों से नूर को देखा, मगर नूर का सख्ता अब तक टूटा नहीं था। वो बस खाली खाली नज़रों से हसन साहब की तरफ देख रही थी। हाजिम और उसकी फैमिली कहीं दूर रह गए थे। यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं रहा था कि उसके लिए कोई रिश्ता भी आया था। वो बस बेयकीनी में घिरी अपने माँ बाप को देख रही थी, जिन्होंने उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया था और उसे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। हाजिम भी वहाँ से जा चुका था, मगर ये बात तो तय थी कि वो अपने फैसले से पीछे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं था। हाजिम और उसके घर वालों के जाने के बाद कमरे में मौजूद सभी नफूस उसे बुरी तरह से घूर रहे थे। पुप्पो ने तनफ्फुर से अपने भाई और भाभी की जानिब देखा। उनके हाथों में अपने बेटे का बदला लेने का मौका आ गया था। उन्होंने नूर की जानिब देखा और फिर कहने लगी कि भाई साहब, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, बल्कि बच्चों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि कहीं बच्चे हाथ से ना निकल जाएं। आज आपकी बेटी ने आपके चेहरे पर कालक मल दी है, आप इसे कुछ नहीं कहेंगे? पुप्पो ने जीभ भरकर उसके बाप को नीचा दिखाया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था।
मगर पुप्पो को तो अपना बदला भी लेना था। जबकि हसन साहब, जो मास को भांजा नहीं बल्कि बेटा समझकर पाल रहे थे, लेकिन पुप्पो अपने दिल में उनके खिलाफ बुग़्ज़ पाले बैठी थी। जब भी इतने सालों का जहर आज बाहर आ रहा था, या फिर ये कहना चाहिए कि आज ही उस जहर को बाहर आने का मौका मिला था, जो जाने कब से उनके दिल में पल रहा था। नूर ने नफ़ी में सर हिलाकर अपने अब्बू की जानिब देखा, मगर वो सोफे पर सर झुकाए किसी हारे हुए जवारी की मानिंद बैठे थे। नूर तड़प कर आगे बढ़ी और उनके कदमों में बैठ गई। वो हरगिज़ भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वो अपने अब्बू की आंखों में खुद के लिए बेयकीनी देखे। अब्बू, मेरा यकीन करें, मैंने कभी भी उसे कोई आसरा नहीं दिया। मैं तो जानती भी नहीं थी कि वो यूं अचानक यहाँ रिश्ता लेकर आ जाएगा। इस बारे में मुझे कोई खबर नहीं। ये कहकर नूर बुरी तरह से रोने लगी, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, मगर अपने बाप का झुका हुआ सर नहीं देख सकती थी। बस कर दो लड़की, तुम सबको बेवकूफ़ बना रही हो। एक लड़का यूनिवर्सिटी से यहाँ घर तक तुम्हारे पीछे आ गया है और तुम कह रही हो तुमने कभी उसे कोई आसरा नहीं दिया। पुप्पो ने नूर को तनफ्फुर से कहा, अब्बू आप मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो आपको शर्मिंदा करे। आपको गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। नूर ने हसन साहब के हाथों को मजबूती से थाम लिया था, मगर हसन साहब अपनी जगह से खड़े हुए और नूर के हाथों से अपने हाथ छुड़ा लिए और अपनी बहन के जानिब मुड़कर उनसे कहने लगे कि मैं जल्द ही अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, इसलिए शादी की तैयारियां शुरू कर दो। और नूर आज के बाद घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। ये कहकर वो उस कमरे से जा चुके थे। जीनत बेगम भी अपनी बेटी पर एक मलामती नज़र डालकर वहाँ से चली गई और पुप्पो ने उसे कीना तोज नज़रों से घूरा और वो भी चली गई। नूर वहाँ अकेली रह गई थी। उसके वजूद में आंधियाँ चल रही थी। हसन साहब ना सिर्फ उसकी शादी एक बिगड़े हुए लड़के से कर रहे थे, बल्कि उसका घर से बाहर निकलना भी बंद कर चुके थे। नूर भी रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सारी सूरत हाल में वो क्या करे। वो किसी भी कीमत पर मास से शादी नहीं करना चाहती थी। मास को किसी भी रिश्ते का कोई लिहाज नहीं था, और ये सब कुछ जानने के बाद मास उसके साथ क्या सलूक करता, ये सभी जानते थे। इसी तरह से उसे घर में कैद हुए 1 महीना गुजर गया। नूर के इम्तहानात करीब आ गए थे। वो किसी भी कीमत पर अपनी मेहनत को ज़ाया होते नहीं देख सकती थी। जब ही उस रात वो हसन साहब के कदमों में गिर गई और रो रो कर उनसे इस बात की इजाज़त मांगने लगी कि हसन साहब उसे इम्तहान दे दें। उसके इस तरह से रोने बिलखने पर हसन साहब को उस पर तरस आ गया और उसे इम्तहान देने की इजाज़त मिल गई। जब ये खबर पुप्पो तक पहुंची तो एक बार फिर से उन्होंने तंज के नश्तर चलाए थे। जीनत बेगम हमेशा से ही अपनी नंद के सामने खामोश रहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी भी अपनी नंद का मुकाबला नहीं कर सकती हैं और खामोश रहने में ही उनकी आफियत है। वो उन सारी कड़वी कसीली बातों को खामोशी से बर्दाश्त करती रहती थी। नूर को जब इम्तहान देने की इजाज़त मिली तो वो भी अपनी पढ़ाई में मगन हो गई, मगर माज ये सब सुनकर बुरी तरह से चराग पा हो गया। वो उसी वक्त हसन साहब के सर पर पहुंच गया। उसके तेवर बेहद बिगड़े हुए थे। उसने हसन साहब से कहा कि मामू, आप किसकी इजाज़त से नूर को इम्तहान देने दे रहे हैं? हसन साहब ने एक अचपटी नज़र माज पर डाली। उसका गिरेबान सामने से खुला हुआ था। उसके मुंह से सिगरेट की बू आ रही थी। गले में तरह तरह की जंजीरें पहनी हुई थी। हसन साहब ने उसके हुलिये से नज़रें हटाकर उससे कहा कि वो मेरी बेटी है, अभी उसकी शादी तुमसे नहीं हुई, इसलिए इस बारे में फ़ैसला लेने का हर हक मेरे पास मौजूद है। इसलिए इस बारे में ना ही बोलो तो बेहतर है। हसन साहब को उसकी बातें ऐसे ही गुस्सा दिला रही थी, मगर वो अपनी बहन की वजह से अपने भांजे की हर बदतमीज़ी को बर्दाश्त करने पर मजबूर थे।
इसीलिए लिए उन्होंने आज भी अपने गुस्से का पीकर उसे जवाब दिया। उनका जवाब सुनकर माज उनके कमरे से तन फन करता निकल गया। हसन साहब और जीनत बेगम ने एक दूसरे को देखा था। दोनों की आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि वो हरगिज भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। नूर के इम्तिहान शुरू हो गए थे। दिन कैसे गुजरे उसे कुछ ही पता ना चल सका और कल नूर का आखिरी पेपर था और उसके एक हफ्ते बाद नूर का निकाह माज से तय कर दिया गया। नूर ने हसन साहब के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गई। हसन साहब उस वक्त आरामदेह कुर्सी पर बैठे थे। आज बहुत दिनों बाद नूर उनके कमरे में आई थी। उसे देखकर वो सीधे होकर बैठ गए। नूर हमेशा की तरह उनके कदमों में बैठ गई और हसन साहब के हाथ अपने हाथों में ले लिए। वो बहुत पुरुमीद नजरों से उनकी जानिब देख रही थी। आप अपनी नूर पर बस एक बार भरोसा कर लें। आपकी नूर बिल्कुल बेकसूर है। मेरा हाजिम से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे लिए सबसे पहले मेरे माँ बाप की इज्जत है। मैं बस आपसे इतनी ही दरख्वास्त करूंगी। मैं माज से शादी नहीं करना चाहती। हम दोनों बहुत ही अलग हैं। मैं उसके साथ कभी भी खुश नहीं रहूंगी। ये कहकर नूर अपनी जगह से उठ गई। बाकी आप लोगों की मर्जी। आपका फैसला जो भी होगा मुझे कबूल है। हसन साहब ने नूर की जानिब देखा और फिर अपनी जगह से खड़े होकर कहने लगे कि मैं तुम्हारी शादी माज से नहीं करूंगा। तुम बेफिक्र हो जाओ। ये सुनकर नूर मुस्कुराने लगी। उसका दिल तमानियत से भर गया। बाहर खड़े माज पर बिजलियां गिर गई थी। वो हरगिज भी नूर से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था। नूर के सहारे ही तो वो सारी दौलत पर कब्जा कर सकता था। उसे अपना मंसूबा नाकाम होता नजर आ रहा था। अगले दिन नूर इम्तिहान देकर फारिग होकर गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि किसी ने पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और वो होश व खिरत से बेगाना हो गई। उसे जब होश आया तो उसने खुद को एक कमरे के अंदर पाया। उसके सामने माज खड़ा था। माज ने ही उसे अगवा किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नूर उसे छोड़ दे। इसीलिए बिना सोचे समझे उसने ये कदम उठा लिया था। मगर फिर उसे एहसास हुआ कि वो तो नूर से मोहब्बत करता है। मगर अब बहुत देर हो गई थी। जिस वक्त नूर घर में दाखिल हुई उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हसन साहब और जीनत बेगम बेहद परेशान से बैठे थे। नूर को देखकर उन दोनों की सांस में सांस आई, यूं जैसे कि मुर्दा वजूद में जिंदगी लौट आई हो। जीनत बेगम तड़प कर आगे बढ़ी थी और उसे बुरी तरह से झंझोड़ दिया। कहाँ थी इस वक्त तक? तुम्हें कुछ ख्याल भी है कि हम पर क्या गुजरी है? ये कहकर वो बुरी तरह से रोने लगी। नूर भी बहुत बुरी तरह से रोने लगी और रोते रोते हसन साहब को सारा सच बता दिया कि किस तरह से उसे अगवा किया गया था और पूरा दिन उसे एक अंधेरे कमरे में बंद रखा था, क्योंकि वो रात को ये बात जान चुका था कि हसन साहब उसकी शादी नूर से नहीं करना चाहते। नूर बुरी तरह से रोते हुए उन्हें ये सब बता रही थी और हसन साहब बेयकीनी से अपने सामने खड़े अपने भांजे को देख रहे थे, जिसे उन्होंने बाप बनकर पाला था, जिसकी हर ख्वाहिश उन्होंने उसके कहने से पहले ही पूरी कर दी थी। वो यूं नूर के साथ ये सब करेगा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने नूर को गले से लगा लिया। उनके एक गलत फैसले ने उनकी बेटी को क्या दिन दिखा दिया था, यही सोचकर उनका दिल फटा जा रहा था। जबकि माज सर झुकाए खड़ा था। उसे अपनी गलती का एहसास था, मगर अब वक्त हाथ से गुजर गया था। अगले दिन हसन साहब ने हाजिम के घर वालों को फ़ोन करके उन्हें इस रिश्ते के लिए रजामंदी दे दी। वो लोग तो बिल्कुल ही नाउमीद हो चुके थे। हाजिम भी बहुत खामोश रहने लगा था, मगर जब हसन साहब का फ़ोन आया तो उनके घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। वो लोग बेहद खुश थे क्योंकि हाजिम की मोहब्बत सच्ची थी और उसे अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। अब नूर हाजिम के लिए सज रही थी, उसके लिए दुल्हन बन रही थी और सोच रही थी कि शायद किस्मत के फैसले ऐसे ही होते हैं। उसे हाजिम की सच्ची मोहब्बत का यकीन आ गया था
और फिर वो अपने माँ बाप की दुआओं के साए में रुखसत होकर हाजिम की ज़िंदगी में आ गई थी। हाजिम उसे पाकर बेहद खुश था। जिंदगी यकदम ही बहुत हसीन लगने लगी थी। हाजिम की मोहब्बत सच्ची थी, इसलिए नूर उसे मिल गई थी। अगर माज को वक्त पर अपनी मोहब्बत का एहसास हो जाता तो वो कभी भी ये कदम नहीं उठाता, और ये पछतावा माज को उम्र भर रहने वाला था।